जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी क्लास 6 को देखेंगे और उसको समझेंगे। हमारी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। ओके फ्रेंड्स, 6th क्लास की एनसीईआरटी नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। फ्रेंड्स, इसके चैप्टर एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो इकाई है इसकी यूनिट 1 जो है उसमें वो है विविधता। पहला अध्याय है विविधता की समझ, दूसरा अध्याय है विविधता एवं भेदभाव। सेकंड यूनिट है सरकार, इसमें चैप्टर है सरकार क्या है। फोर्थ है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। थर्ड हमारी यूनिट है स्थानीय सरकार और प्रशासन, जिसमें आएगा पंचायती राज, गांव का प्रशासन, नगर का प्रशासन। फोर्थ हमारी यूनिट है आजीविकाएं, जिसमें है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, 9th है शहरी क्षेत्र में आजीविका। फ्रेंड, ये जो दो चैप्टर हैं ये पॉलिटिकल साइंस के नहीं है, ये इकोनॉमिक के चैप्टर हैं। इसलिए हम इनको जब हमारा जो इकोनॉमिक वाला सेशन है हम वो चलाएंगे, उस सीरीज़ में हम आजीविका वाले चैप्टर को देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो फर्स्ट इकाई है विविधता, इसमें हमारा चैप्टर है विविधता की समझ। फ्रेंड देखिए, इसमें स्टोरी टाइप की दी हुई है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य चीज़ें इसमें बढ़ा देती हूँ, ठीक है, जो आपको काम आएगी। बाकी इसमें इतना कुछ जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको क्लियर होगी अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या है विविधता। विविधता क्या होता है? विविधता मतलब डिफरेंट चीज़ें। हमारा जो देश है अगर हम देखें तो सारे ही देश, ऐसा शायद ही कोई देश हो जहाँ पे उस धर्म में, मतलब वो जो देश है उस वो जिस धर्म को प्रायोरिटी देता है उसके अलावा और भी धर्म ना हो। हर देश में 1 से 2 धर्म होते ही हैं, लेकिन हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा कोई धर्म ही नहीं होगा जो ना हो। धर्म ज़्यादा हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विविधता है हमारे देश में। हमारा जो खान पीन है वो अलग अलग है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग त्यौहार देखने को मिलते हैं, अलग अलग धर्म हैं, लेकिन फिर भी इतनी विविधता होने के बाद भी हम क्या हैं? हम एक हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक लिस्ट बनाना जिसमें आप कथन लिखना, मतलब कि इधर पे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी के कथन मिलेंगे। जैसे इस चैप्टर में है कि जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी कहते हैं कि भारत की विविधता बाहर से थोपी गई नहीं है, यानी ये हमारी खुद की विविधता है ना, बाहर से थोपी गई नहीं है। ये कौन कहते हैं? नेहरू जी कहते हैं। इस चैप्टर में विविधता क्या है विविधता, वो कैसे समृद्ध हुई और विविधता होती कैसी है, विविधता में एकता, ये चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखना है। फ्रेंड, चैप्टर आप पढ़ेंगे, मैं इसको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि भारत में जो विविधता है वो विभिन्न भाषाएं, खाना, त्योहार, धर्म, और इन सब के होने के बाद भी हम हैं कैसे? एक है ना। अगर हम उदाहरण लें, जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है लद्दाख का और केरल का। लद्दाख और केरल की विविधता को बताया गया है। अब जैसे अगर हम लद्दाख देखें तो लद्दाख क्या है? सबसे ऊपर का हिस्सा है हमारे भारत का, उत्तरी हिस्सा है, पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे खेती कम होती है। खेती क्यों कम होती है? क्योंकि बारिश नहीं होती है ज़्यादा, लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पे पेड़ कम होते हैं। गर्मी में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर होते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि जो बर्फ़ होता है वो मीठा पानी होता है, तो जब वो पिघलता है तो वो पानी से ही वहाँ के लोग क्या है? जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोग बकरी पालते हैं। यहाँ पे एक फेमस ऊन है पश्मीना ऊन, जो कि बहुत महंगा होता है और इसके शॉल मिलते हैं। तो ये जो बकरी होती है ये कहाँ पे होती है? ये लद्दाख में होती है, लद्दाख में पाली जाती है।
ऊन इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को ये लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। कश्मीर में बुनी जाती है, ऊन बेचते हैं और कश्मीर के जो लोग रहते हैं उसको वो बुनते हैं। व्यापार के लिए अच्छा रास्ता है ये, ठीक है। घाटियों से मध्य एशिया के काफिले तिब्बत जाते थे। पहले क्या होता था कि घाटियों से होते हुए मध्य एशिया के जो लोग थे वो तिब्बत जाते थे। किसके लिए? मसाले के लिए, कच्चा रेशम और दरियों के लिए। इस रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत आए। देखो यहाँ पे भी एक धर्म के बारे में हमें मिल गया कि इसी रास्ते से, कौन से रास्ते से, जो घाटियों से होते हुए मध्य एशिया के काफिले तिब्बत आते थे, इस रास्ते से बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो तिब्बत आए। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। लद्दाख का उपनाम क्या है? छोटा तिब्बत। यहाँ पे 400 साल पहले इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। यहाँ पर कब फ्रेंड? 400 साल पहले इस्लाम धर्म से परिचय किया गया। अब ये तो था लद्दाख का, हमने पढ़ा। अब आता है केरल। केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है, सबसे दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। एक तरफ समुद्र दूसरी तरफ पहाड़ी, यानी एक तरफ तो समुद्र है और दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है? मसाले मिलते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची। काली मिर्च आप जानते हैं जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। काली मिर्च, लौंग और इलायची मिलते हैं। मसालों के कारण व्यापारियों के लिए ये आकर्षक जगह है, ठीक है। सबसे पहले अरबी और यहूदी आए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले आए। कहाँ? केरल। और लद्दाख में कौन आए थे? लद्दाख में बौद्ध धर्म, सॉरी, इस्लाम धर्म के लोगों का परिचय हुआ था, ठीक है। ईसाई धर्म का श्रेय जो है वो किसको जाता है? संत थॉमस को ही जाता है। कि आज हमारे देश में अगर ईसाई आए हैं तो वो किसके द्वारा आए? धर्मदूत संत थॉमस के, जो कि 2000 साल पहले आए थे, ठीक है। अरब से कई व्यापारी बसे, अरब से भी बहुत सारे लोग आए। वास्को डिगामा भी आए, जो कि पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना था। वो कौन थे? वास्को डिगामा पुर्तगाली थे, ठीक है। ऐतिहासिक प्रभाव अगर देखें तो यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म, चीन व्यापारी, ये हमारे भारत में आए हैं। मछली पकड़ने का जाल, जिसको चीनी जालों, यानी जो चीनी जालों हैं उससे हूबहू मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चीना वाला। ये कैसे हो रहा है? ये विविधता आ रही है हमारे देश में। दूसरी जगहों से हमारे देश में चीज़ें आ रही हैं और हमारे देश की चीज़ें दूसरे देश में जा रही हैं। तलने का बर्तन, जिसको चीना चट्टी कहते हैं, वो मिल आया। उपजाऊ जमीन है और जलवायु है, किसके लिए? चावल के लिए। यानी ऐसी जमीन है कि जैसे चावल को क्या दलदली जगह चाहिए, है ना। तो दक्षिण में ज़्यादातर नदियाँ जो हैं उनका डेल्टा है, तो उपजाऊ ज़मीन है, जलवायु है चावल के हिसाब से। मछली है, सब्जी और चावल, ठीक है। यहाँ का मुख्य आहार क्या है? मछली, सब्जी और चावल। मछली की सब्जी और चावल। अब अगर हम इन दोनों में अंतर देखें, केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति अलग है, ठीक है। इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? अलग है। एक जगह पानी नहीं है, एक जगह पानी है। इतना है कि चावल हो रहा है। एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव इतिहास में अगर हम देखें तो, ठीक है, अरब और चीन के व्यापारियों ने प्रभावित किया है। केरल को अरब के लोगों ने प्रभावित किया है और लद्दाख को चीन के व्यापारियों ने प्रभावित किया है। केरल भौगोलिक तौर पर मसालों की खेती और लद्दाख में ऊन मिलता है भरपूर। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता है। मतलब वहाँ जो जलवायु रहेगी, वहाँ का जो मौसम रहेगा, वहाँ की जो मिट्टी रहेगी, उसके हिसाब से वहाँ का जीवन निर्भर करता है, ठीक है। वहाँ का भूगोल ये सब चीज़ों को डिसाइड करता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे विविधता में एकता, ठीक है फ्रेंड। विविधता में एकता सबसे लास्ट में ही है। यह हमने अभी जो पढ़ा ये केरल के बारे में दिया हुआ है और ये लद्दाख के बारे में दिया हुआ है। इसको आप एक बार पढ़ लेना। विविधता में एकता, देखिए विविधता में एकता क्या होती है? ये हमारी ताकत का स्रोत है। यानी हमारे देश में इतनी सारी विविधता होने के बाद भी जब अंग्रेज आए तो सबने मिलके उनसे लड़ाई करी, ठीक है। अंग्रेजों का राज था
उस समय भी हमारे धर्म विभिन्न थे, भाषा विभिन्न थी। जो महिलाएं थीं और जो पुरुष थे वो लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग होने के बाद भी एकजुट होकर उन्होंने क्या करा, आंदोलन में लड़ाई लड़ी और सब लोग जेल भी गए। सबके तरीके अलग अलग थे। लोगों में फूट मतलब इनने क्या किया, अंग्रेजों ने लोगों में धर्म को मतलब मुद्दा बनाते हुए फूट डालने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका राज नहीं चला इस चीज़ में। लोगों ने दिखाया कि भैया हम एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों लेकिन हम एक हैं। अंग्रेजों के खिलाफ अगर हम लड़ेंगे तो हम एक हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया हुआ है इसमें, ये देखिए, इसके बारे में आप पढ़ना, जलियांवाला बाग के बारे में। इनने ब्रिटिश जनरल, उनने क्या करा, बाग में गोली चलवाई और महिला पुरुष, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, अंग्रेज हो, बिना उसके इनने क्या किया, गोली चलाई। और इन सारे धर्मों के लोगों ने इनके विरोध में नीति चलाई, गीत चलाए, चिन्ह विविधता, ये सब चीज़ें इनने करा कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, है ना। इन लोगों ने एक ही चीज़ करी अंग्रेजों ने, कि उन्होंने सोचा यहाँ पे धर्म अलग अलग है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इन सबके बीच में फूट डालें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ भी किसी का नाम आ रहा है आप उसको लिखो, एक अलग लिस्ट बनाओ इसकी। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। आप इसमें पूछा है एनसीईआरटी में, लेकिन आप जानते हैं जो राष्ट्रगान है उसमें हमारी विविधता को दर्शाया गया है। ठीक है। और आप ये अभ्यास करने की कोशिश करना, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, लेकिन आप एक बार कोशिश करना लिखने की, इससे आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेकंड जो हमारा चैप्टर रहेगा विविधता एवं भेदभाव, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। जय हिंद।